एवरीवन, दिस इज मी आकृति मिश्रा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम अपने चैप्टर 3 के सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है, तो आप उसे देख सकते हैं। एंड हाँ, जब ये चैप्टर खत्म हो जाए ना, तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको नोट्स चाहिए या नहीं, तभी मैं पीडीएफ जो है अपलोड करूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो अभी हम इसमें देखने वाले हैं कि रोमन एम्पायर में एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हो रहा था और कैसे यहाँ पर एक्सपेंशन भी हो रहा था। तो सेकेंड सेंचुरी में बहुत एक्सपेंशन हमें देखने को मिलते हैं। रोमन एम्पायर हमारा स्कॉटलैंड से अर्मीनिया और सहारा के बॉर्डर्स तक जो है फैल चुका था टू यूफ्रेट्स। ओके। एंड ये जो प्रोविंसेस हुआ करते थे, वहां से टैक्सेस वगैरह को कलेक्ट करा जाता था, ताकि एम्पायर की जो वेल्थ है वो जनरेट हो सके। ठीक है। और ये जो प्रोविंशियल अपर क्लासेस हुआ करती थी, प्रोविंस में रहने वाली जो अपर क्लासेस हुआ करती थी, ये काडरे यानी कि कुछ ऐसे लोगों को भेजा करती थी जो प्रोविंसेस को, जहाँ से टैक्सेस कलेक्ट करे जा रहे हैं, उनको गवर्न कर सके और साथ ही साथ आर्मी को कमांड कर सके, यानी कि वो आगे जाके इलाइट एडमिनिस्ट्रेटर्स बन सके और मिलिट्री कमांडर्स भी बन सके। एंड दे वर मोर पावरफुल देन सीनेट्रियल क्लास पॉपुलेशन। तो बेसिकली इन काडरे की वजह से क्या हो रहा था कि जो सीनेट थे, उनके हाथ में जो पावर थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। एंड ये सीनेट को भी पीछे छोड़ते जा रहे थे। बेसिकली राजा लोग ये बहुत पसंद करा करते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि सीनेट के हाथों में कंट्रोल या पावर ना हो। अक्सर यही देखा गया है, हमने 3 मेजर प्लेयर्स के बारे में पढ़ा है अर्लियर वीडियो में, कि 3 मेजर प्लेयर्स हुआ करते थे, सीनेट, एम्परर और आर्मी। तो सीनेट चाहता था कि उसकी आर्मी के साथ दोस्ती रहे और एम्परर भाग जाए, और एम्परर चाहता था कि उसकी आर्मी के साथ दोस्ती रहे और सीनेट भाग जाए। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती थी। जब भी फूड शॉर्टेजेस वगैरह हुआ करती थी, तो लोग सिटीज में रहना ज्यादा प्रेफर करते थे गांव वगैरह में रहने के कंपैरिजन में। और पब्लिक बात एक स्ट्राइकिंग फीचर था जो कि हमें रोमन अर्बन लाइफ में देखने को मिला था। बट ईरानियन रूलर, एज आई सेड, 2 मेजर एम्पायर्स थे, राइट, ईरानियन और रोमन। तो ईरानियन रूलर उन्हें कॉपी करने के चक्कर में खुद भी ये लेकर आ गए, खुद भी पब्लिक बात का सिस्टम लेकर आ गए। लेकिन असल में वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, क्योंकि जो क्लर्जीज वगैरह थे, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज करा और उन्होंने कहा कि भाई वाटर एक सैक्रेड एलिमेंट है, तो हम उसे पब्लिक बात की तरह यूज़ नहीं कर सकते हैं, हम उसे एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, इट इज़ अ सैक्रेड एलिमेंट। तो यही कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए। तो ईरानियन रूलर ने सोचा कि वो भी ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर देंगे तो उनका भी नाम होगा, लेकिन असल में उन्हें क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। So as I said to you in the earlier video कि जो first 2 centuries थी, they were free from civil wars, but in the third century there were lots of internal conflicts और civil war की भी समस्या हमें देखने को मिली थी। तो 225 BC में ना एक अग्रेसिव डायनेस्टी आती है, जो कि होती है आपकी ससेनियंस। ससेनियंस हमने पढ़ा है कि ये ईरानियन डायनेस्टी है, राइट। तो ये बहुत ही अग्रेसिव डायनेस्टी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रही होती है आपके यूफ्रेट्स की टूवर्ड्स। 15 सालों में ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर चुकी होती है आपके यूफ्रेट्स की तरफ। और हमें कुछ ऐसे फेमस रॉक इंस्क्रिप्शंस भी देखने को मिले हैं शाहपुर वन के, जिससे कि हमें पता चलता है कि इस राजा ने, जो कि एक ईरानियन रूलर था, इन्होंने रोमन आर्मी को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय करा था। और उस रोमन आर्मी में आपके 60,000 लोग थे। ठीक है। तो रॉक इंस्क्रिप्शन की वजह से, मतलब रॉक में जो कार्विंग वगैरह होती है, उसकी वजह से हमें पता चला कि जो शाहपुर वन राजा थे, जो ईरानियन रूलर थे, इन्होंने रोमन आर्मी के 60,000 लोगों को मार डाला, डिस्ट्रॉय कर डाला। और साथ ही साथ ये लोग ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंटियोक में भी कैप्चर करने लग गए। जर्मेनिक ट्राइब्स और ऑल्सो देयर। अब देखो, जर्मेनिक ट्राइब्स वगैरह की भी बात इसमें करी गई है कि वो लोग भी थे, जैसे कि फ्रैंक्स, एल्मेनी एंड गोन्स। द रोमन्स वर फोर्स टू अबेंडन मच ऑफ द टेरिटरीज बियॉन्ड डैन्यूब। तो रोमन्स वगैरह को फोर्स करा गया कि वो अपनी टेरिटरीज डैन्यूब के बियॉन्ड तक जो है छोड़ दे। तो दे वर फोर्स्ड बेसिकली। ठीक है। तो मैं क्या कह रही हूँ कि ईरानियन जो लोग हैं ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर रहे थे। जैसे कि हमने शाहपुर वन की बात कर ली कि कैसे उन्होंने रोमन आर्मी, जो कि 60,000 लोगों की थी, उसको डिस्ट्रॉय कर डाला। ससेनियन नाम की एक बहुत ही अग्रेसिव डायनेस्टी आई, जिसने बहुत एक्सपेंशन करा। फिर हम इसमें जर्मेनिक ट्राइब्स की बात करते हैं, और ये भी देखते हैं कि कैसे एंटियोक जो था, उसके ईस्टर्न कैपिटल को भी इन्होंने कैप्चर करा। एंड हमें बहुत इन्वेजन्स जो है देखने को मिली है 233 टू 280 BCE में। And emperors of this period were constantly in the field against what the Romans called barbarians, who were considered uncivilized and ill-mannered. तो सी, हमने पढ़ा कि फूड शॉर्टेजेस में इट वाज मोर प्रेफरेबल टू बी इन सिटीज देन इन कंट्री साइड। मतलब गांव के इलाकों में रहने से अच्छा है आप सिटीज में रहो जब भी फूड शॉर्टेज हो रहा है। पब्लिक बात को जो है रोमन अर्बन लाइफ में बहुत माना जाता था, लेकिन जब ईरानियन रूलर ने इसको इंट्रोड्यूस करा तो उसको बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा, क्योंकि वाटर को लोग, क्लर्जी जो है, वो एक सैक्रेड एलिमेंट माना करते थे। एंड उनका मानना था कि इसको हम अपने एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं।
फिर हमने 3rd सेंचुरी की बात करी कि इसमें बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, एक्सपेंशन देखने को मिलता है, अग्रेसिव डायनेस्टी देखने को मिलती है और हमें ये देखने को मिलता है कि एंटियोक के ईस्टर्न कैपिटल को कैप्चर करा गया। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है और बारबेरियन टर्म एक नया उभरता है जिसका मतलब होता है बेसिकली ये लोग उन लोगों को बारबेरियन बोला करते थे जो कि अनसिविलाइज्ड थे, इल मैनर्ड थे। जैसे कि मान लो आपके फ्रेंड्स जो है वो इल मैनर्ड है और अनसिविलाइज्ड है तो वो बारबेरियंस है। जस्ट किडिंग। ओके, तो अब हम जेंडर रोल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली वहाँ पर जो फैमिली थी ना, वो न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा हुआ करती थी। जो अडल्ट बेटे हुआ करते थे, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं रहा करते थे, बट एक्सेप्शंस भी हमें देखने को मिलते हैं। ओके एंड जब भी फैमिली रहा करती थी, तो उनके साथ स्लेव्स वगैरह भी हमें देखने को मिलते थे। जो टिपिकल फॉर्म ऑफ मैरिज होती थी, वो ऐसी होती थी कि वाइफ कभी भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी को अपने पास ट्रांसफ़र नहीं करा करती थी एंड वाइफ का पूरा हक होता था अपने नेटल फैमिली की प्रॉपर्टी पर, मतलब अपने मायके की प्रॉपर्टी पर उसका फुल अधिकार होता था। व्हाइल द डोरी वेंट टू हस्बैंड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द मैरिज, दहेज प्रथा उस वक़्त भी थी, इनके यहाँ भी थी, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ इंडिया में ही है, उस वक़्त भी वहाँ पर हुआ करती थी और शायद अभी भी होती है। The woman remained primary heir of her father and became an independent property owner on her father's death. तो बेसिकली जो औरत हुआ करती थी वो अपने फादर की प्रॉपर्टी की एक इंडिपेंडेंट ओनर रहा करती थी एंड फादर के डेथ के बाद भी वो एक इंडिपेंडेंट ओनर रहा करती थी उस पूरी प्रॉपर्टी की। मैरिजेस वगैरह बेसिकली अरेंज मैरिज हुआ करती थी एंड वुमेन वगैरह को अपने हस्बैंड के द्वारा बहुत डोमिनेशन देखना पड़ता था। हस्बैंड बहुत डोमिनेटिंग थे। उसके साथ साथ हम लोग ये देखते हैं कि जो मेल्स होते थे वो अपने लेट 20s और अर्ली 30s में शादी करा करते थे। बट वुमेन को क्या कहते हैं कि वुमेन को वो लोग अर्ली एज में ही शादी करा दिया करते थे, मतलब कि अर्ली 20s और लेट टीन्स में ही उनकी शादी करा देते थे। सो सी, तो मेल्स की शादी होती थी आपकी 20s में और अर्ली 30s में, राइट? और वुमेन की शादी हुआ करती थी लेट टीन्स में और अर्ली 20s में। तो मेल के मामले में अर्ली 30s है और फीमेल के मामले में अर्ली 20s है। मेल के मामले में आपका लेट 20s है और फीमेल के मामले में आपका लेट टीन्स है। तो ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। डिवोर्स वगैरह भी उस वक़्त बहुत ईज़ी हुआ करते थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ करती थी एंड इसमें ऑगस्टिन जो कि कैथोलिक बिशप थे, वो हमें बताते हैं कि उनकी मदर को उनके फादर बहुत ज़्यादा पीटा करते थे, बहुत ज़्यादा बीट करा करते थे एंड जो बाकी औरतें भी हुआ करती थी उनके गाँव में, उनके फेस पर भी बहुत निशान हुआ करते थे, जो कि ये साबित कर दिया करते थे, ये बता दिया करते थे कि उनके हस्बैंड उन्हें पीटते हैं, उनके हस्बैंड डोमिनेटिंग है। एंड फाइनली फादर का अपने जो अ, बेटे हैं उन पर बहुत ज़्यादा अधिकार हुआ करता था, अपने बच्चों पर बहुत ज़्यादा लीगल कंट्रोल हुआ करता था। वो भी इस डिग्री तक कि कभी-कभी उनके पास ये तक पावर थी कि वो अपने बच्चे की लाइफ़ को छीन ले। अ लीगल पावर ऑफ लाइफ एंड डेथ इन एक्सपोजिंग अनवांटेड चिल्ड्रन बाय लीविंग देम आउट इन द कोल्ड, मतलब इतना उन कंट्रोल हुआ करता था उनका अपने बच्चों पर कि वो अपने बच्चों को ठंड में बाहर रहने दिया करते थे। सो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया। फिर हम बात करते हैं लिटरेसी इन रोमन एम्पायर। तो लिटरेसी बहुत वेरिड थी, कुछ लोग बहुत एजुकेटेड थे, कुछ लोग नहीं थे, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिली हैं। पोम्पाई जो कि एक हमारा इटली में है, जो कि वोल्केनिक इरप्शन में बुरी हो चुका है, मतलब दब-वब चुका है 79 सीई में। वहाँ की वॉल्स वगैरह में हमें एडवर्टाइज़मेंट देखने को मिलते हैं, पेंटिंग्स वगैरह देखने को मिलती हैं पूरी सिटी में। ग्राफ़िटी बेसिकली वो पेंटिंग्स होती हैं जो कि आप दीवारों वगैरह पे बनाते हो, बिना इजाज़त वगैरह के। In Egypt, hundreds of papyri format documents such as contracts written by scribes are found. तो इजिप्ट में हमें बहुत तरीके की पपायरी मैंने आपको बताया था एक डॉक्यूमेंट्री सोर्स है। उसके साथ-साथ बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो कि स्क्राइब्स के द्वारा यानी कि उन लोगों के द्वारा जो कि आपके राइटर हुआ करते थे, उन लोगों के द्वारा लिखी गई हैं जो कि आपके इजिप्ट में फाउंड करी गई हैं। लिटरेसी बेसिकली देखी जाती भी थी तो सोल्जर्स में, आर्मी में, स्टेट मैनेजर्स में, इनको ज़रूरत भी थी तो इनके में ज़्यादा लिटरेसी देखी जाती थी एंड लैंग्वेजेस में भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी थी। कुछ लोग अरामिक बोलते थे, कुछ लोग कॉप्टिक, कुछ लोग प्यूनिक, बर्बर और ये सारी तरह-तरह की लैंग्वेजेस बोला करते थे। तो हमने जाना कि लिटरेसी बहुत वेरिड थी, कुछ लोग बहुत एजुकेटेड थे, कुछ लोग नहीं थे। पोम्पाई नाम की जगह में हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर जो वॉल्स वगैरह हैं, जो दीवारें वगैरह हैं, वहाँ पर एडवर्टाइज़मेंट वगैरह जो है बना करते थे पूरी सिटी में। उसके साथ-साथ इजिप्ट में हमें पेपायरी, फॉर्मेट, डॉक्यूमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। लिटरेसी अगर होती भी थी तो सोल्जर्स, आर्मी और स्टेट मैनेजर्स में और लैंग्वेजेस में भी हमें बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिली है। कल्चर्स की बात करें तो एज़ आई टोल्ड यू इन द अर्लियर वीडियो कि रोमन एम्पायर हैड अ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, राइट? सो पॉपुलेशन में बहुत डाइवर्सिटी थी एंड इसीलिए उनका
जो कल्चर था, फूड था, इन सब में बहुत तरीके की हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। रिलीजियस कल्ट्स उनके अलग हुआ करते थे, उनका फूड अलग हुआ करता था, उनकी रहने की जगह अलग हुआ करती थी। कुछ लोग ट्राइबल होते थे, कुछ लोग नॉन ट्राइबल होते थे। कुछ लोगों की लैंग्वेज अलग थी, तो कुछ लोगों की लैंग्वेज अलग थी, जो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा। स्टाइल ऑफ ड्रेसेस अलग थे, कुछ लोगों का अलग पहनावा होता था, तो कुछ लोगों का अलग पहनावा। सो ये चीज़ें। फिर हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी बहुत हुआ है। ये हम देखते हैं इसमें The empire had substantial economic infrastructure of harbors, mines, quarries, brickyards, olive oil factories, etc. तो बेसिकली इनके पास माइंस थे, इनके पास फैक्ट्रीज थी, इनके पास हार्बर्स थे, ये सारी चीज़ें इनके पास थी। वीट, ऑलिव और ये सारी चीज़ों का भी ट्रेड करा जाता था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी हुआ करते थे। जैसे कि स्पेन से इनका ट्रेड करा जाता था, गैलिक प्रोविंसेस से, नॉर्थ अफ्रीका से, इजिप्ट से, इन सारी जगहों से इनका ट्रेड करा जाता था। जैसे कि ये जो वाइन और ऑलिव ऑयल होते थे, इनका ट्रेड पता है कैसे होता था? इनको इन एम्फोरे नाम के कंटेनर्स में जो है रखा जाता था, जिसकी मदद से आप पिक्चर भी देख सकते हो कि एम्फोरे नाम के कंटेनर्स में इनको रखा जाता था और इसी के द्वारा ट्रेड वगैरह करा जाता था। स्पेनिश ऑयल की जो डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसको ड्रेसिल 20 में, उसकी भी इमेज इधर है, तो ड्रेसिल 20 में उसको जो है ट्रेड वगैरह करा जाता था, उसको जो है उसी तरीके से ट्रांसपोर्ट करा जाता था। ठीक है, ड्रेसल 20 में रखकर उसको ट्रांसपोर्ट वगैरह करा जाता था। इन द साइट्स ऑफ मेडिटेरेनियन दिस सजेस्ट दैट स्पेनिश ऑलिव ऑयल सर्कुलेटेड वाइडली बिकॉज ऑफ इट्स बेटर क्वालिटी एंड लो प्राइस। स्पेनिश ऑलिव ऑयल अपनी बेटर क्वालिटी और अपने लो प्राइस के द्वारा जाना जाता था, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सर्कुलेटेड था, इसीलिए सब उसकी डिमांड करते थे। तो कंपटीशन भी इसलिए इंक्रीज होने लगा। ठीक है, स्पेनिश ऑयल की जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी, तो बहुत सारे लोग इंडल्ज होने लग गए इसमें। तो बिग बिग लैंड ओनर्स भी जो है डिफरेंट डिफरेंट रीजन के जॉइन करने लग गए। नॉर्थ अफ्रीकन प्रोड्यूसर्स शामिल होने लग गए, एजियन शामिल होने लग गए, सदर्न एशिया के लोग शामिल होने लग गए, माइनस सीरिया के लोग शामिल होने लग गए और पैलेस्टाइन ने भी जॉइन कर लिया था। तो प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिविजुअल रीजन्स रोज एंड फेल कॉज द फैक्टर्स वर। तो बेसिकली कभी कुछ रीजन्स बहुत ग्रो करते थे, कभी नहीं करते थे, क्योंकि तीन फैक्टर्स थे: ऑर्गेनाइजिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट और क्वालिटी। अगर इन तीनों में आप A1 हो तो मतलब बल्ले बल्ले, अगर नहीं हो तो अच्छा नहीं जाता था। ऑन द अदर हैंड जो लार्ज रोमन टेरिटरीज हुआ करती थी, वो बहुत कम एडवांस स्टेट में थी, मतलब कहीं कहीं पे तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह ये सारी चीज़ें थी, कहीं कहीं पर नहीं थी। तो जो पैस्टोरल और सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज हुआ करती थी वो घूमा करती थी। वी नो कि ये लोग एक प्लेस पर ही सेटल नहीं रहते, ये लोग घूमते रहते हैं। तो ट्रांस ह्यूमन्स हमें देखने को मिलता है, जिसका मतलब होता है कि जो लोग हुआ करते थे वो माउंटेन से प्लेन्स में, प्लेन से माउंटेन्स में ऐसे जो है ट्रैवल वगैरह करा करते थे। ये जो नोमैडिक कम्युनिटीज थी, ये अपने शेप्ड हट को, अपने ओवन शेप्ड हट्स जिसको हम कहते हैं मपालिया, बहुत इंपॉर्टेंट है वन मार्कर के पर्सपेक्टिव से। तो ये लोग अपने घरों को भी लेकर जो है घुमा करती थी, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रैवल करा करती थी। तो देख रहे हो, अपने घरों को भी ट्रैवल करा रही हैं। और वो ओवन शेप्ड हट्स हुआ करते थे, जिनका नाम था मपालिया। एंड इस सिस्टम को, मतलब ये जो ट्रैवल कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, माउंटेन से प्लेन्स में, प्लेन से माउंटेन्स में, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसह्यूमेंस। तो जैसे जैसे रोमन स्टेट्स जो है एक्सपैंड हुआ, वैसे वैसे पास्चर्स रिड्यूस होते गए और इनकी मूवमेंट्स भी बहुत टाइटली रेगुलेटेड होती गई, मतलब इनकी मूवमेंट्स भी बहुत कम होती गई। डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं, मतलब ऐसा नहीं था कि ये लोग बहुत पुराने प्रिमिटिव ही थे, ऐसा नहीं था। हमें बहुत चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि डाइवर्सिफाइड एप्लीकेशन ऑफ वाटर पावर अराउंड मेडिटेरेनियन। So that was it. Stay tuned for part 3 and do not forget to like, share, and subscribe.